ये फैमिली एक स्टोर से सामान ले रही है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सब सिर्फ इशारों में एक दूसरे को समझा रहे हैं, जैसे इन्हें आवाज करने से बेहद डर लगता हो। इतना ही नहीं, जब ली का छोटा बेटा एक खिलौना उठाता है तो ली तुरंत उसे वापस रखवा देता है, क्योंकि उस खिलौने से आवाज निकल सकती थी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग हल्की सी आवाज करने से भी डर रहे थे। इसका जवाब हमें कुछ ही देर में मिलने वाला है। इसके बाद पूरा परिवार घर की तरफ लौटने लगता है, लेकिन छोटे ब्यू का चेहरा अभी भी उदास था। अपने छोटे भाई को उदास देखकर रेगन चुपके से वही खिलौना उसके हाथ में वापस दे देती है, लेकिन रेगन ये नहीं जानती थी कि ब्यू चुपके से उसकी बैटरियां भी अपने साथ उठा चुका है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली थी कि रेगन सुन नहीं सकती थी और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गलती आगे कितनी भारी होने वाली है। अब पूरा परिवार घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये लोग सड़क पर नहीं चल रहे थे। दरअसल आवाज से बचने के लिए इन्होंने अपने घर तक सफेद रेत की एक लाइन बना रखी थी। ये सभी उसी लाइन पर नंगे पैर चल रहे थे ताकि उनके कदमों की आहट तक बाहर ना जा सके। पूरा शहर किसी भूतिया जगह की तरह दिखाई दे रहा था। सड़कें खाली पड़ी थी, गाड़ियां जहां की तहां खड़ी थी और चारों तरफ ऐसी खामोशी थी जैसे यहाँ सालों से कोई इंसान मौजूद ही ना हो। इसी खामोशी के बीच छोटा ब्यू अपने खिलौने को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होने वाली है। चलते चलते ब्यू चुपके से खिलौने में बैटरियां लगाकर उसे चालू कर देता है। अगले ही पल उस खिलौने से तेज म्यूजिक बजने लगता है। रेगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ली और एवलिन वो आवाज सुनते हैं, उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। ली तुरंत अपने बेटे की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर ब्यू तक पहुंच जाता है और उसे मार देता है। अपने बेटे को आंखों के सामने खोकर ली और एवलिन सदमे में वही खड़े रह जाते हैं। वही रेगन को तो ये तक समझ नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या है। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है। अब इस परिवार ने इस खामोश और खतरनाक दुनिया में जीना सीख लिया था। उन्हें पता था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज खाना या पानी नहीं बल्कि खामोशी है। ली ने अपने घर में एक छोटी सी रिसर्च लैब बना रखी थी, जहाँ वो उन रहस्यमयी मॉन्स्टर्स के बारे में लगातार जानकारी जुटा रहा था। उसकी रिसर्च से पता चला था कि ये मॉन्स्टर्स देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता इंसानों की कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वे कई किलोमीटर दूर से भी सबसे हल्की आवाज सुन सकते थे और जैसे ही उन्हें कोई आवाज सुनाई देती, वे कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच जाते थे। इतना ही नहीं, उनकी चमड़ी इतनी मजबूत थी कि बंदूक की गोलियां और ज्यादातर हथियार उन पर लगभग बेअसर साबित होते थे। दरअसल कुछ समय पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती पर गिरता है और उसी के साथ ये खतरनाक जीव अंतरिक्ष से धरती पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। अब हालात ऐसे थे कि इंसानों की आबादी लगभग खत्म हो चुकी थी और गिने चुने लोग ही किसी तरह जिंदा बचे थे। वही ली हार मानने वालों में से नहीं था। वो लगातार इन मॉन्स्टर्स की कमजोरी खोजने में लगा हुआ था। उसने पूरे घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे ताकि किसी भी खतरे का पता समय रहते चल सके। घर के अंदर भी हर चीज को बेहद सोच समझ कर तैयार किया गया था। फर्श और सीढ़ियों पर खास निशान बने हुए थे जहाँ पैर रखने से आवाज नहीं होती थी। इतना ही नहीं, घर के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया गया था। यही ली की छोटी सी रिसर्च लैब थी जहां वह दिन रात इन खतरनाक जीवों के बारे में जानकारी जुटाता रहता था। अपनी रिसर्च से वह ये पता लगा चुका था कि उसके इलाके में करीब 3 मॉन्स्टर मौजूद है। साथ ही वो रेडियो के जरिए दूसरे बचे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे किसी का जवाब नहीं मिला था। दूसरी तरफ एवलिन के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी थी। वो प्रेग्नेंट थी और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। सामान्य हालात में ये खुशी की बात होती, लेकिन इस दुनिया में बच्चे का जन्म होना एक नए खतरे के आने जैसा था, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद रोएगा जरूर, और अगर उसकी आवाज किसी मॉन्स्टर तक पहुंच गई तो पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती थी। यही वजह थी कि ली और एवलिन ने पहले से एक खास साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार कर रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चे को उसमें सुरक्षित रखा जा सके। इसी बीच ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक नई हियरिंग मशीन बनाता है। वो चाहता था कि किसी तरह उसकी बेटी सुन सके, लेकिन रेगन को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी ली कई बार कोशिश कर चुका था और हर बार उसे निराशा ही मिली थी। फिर भी वो मशीन लेकर बाहर चली जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी हियरिंग मशीन आगे चलकर इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होने वाली है। जब रेगन उस मशीन को टेस्ट करती है, पहली बार उसे आसपास की आवाजें सुनाई देने लगती है। ये देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन उसी के साथ
उसे अपने छोटे भाई ब्यू की याद भी आने लगती है। 1 साल बीत जाने के बाद भी वो खुद को ब्यू की मौत का जिम्मेदार मानती थी। उसे लगता था कि अगर उस दिन खिलौना ना दिया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। यही वजह थी कि अब वो खुद को परिवार से थोड़ा अलग महसूस करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ली लगातार अपनी बेटी की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेगन को लगता था कि उसके पिता अब उस पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस को मछली पकड़ने के लिए नदी पर ले जाता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन ली उसे घर पर रहने के लिए कह देता है ताकि वो अपनी माँ का ध्यान रख सके। ये बात रेगन को बुरी लगती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता उससे दूर होते जा रहे हैं। नाराज होकर वो घर से निकल जाती है और सीधे उस जगह पहुंचती है जहां 1 साल पहले ब्यू की मौत हुई थी। वहां बैठकर वो अपने भाई को याद करने लगती है। उधर नदी के पास ली मार्कस को एक झरने के करीब लेकर जाता है। झरने की तेज आवाज उनकी बातों को छुपा रही थी, इसलिए वहां वे खुलकर बात कर सकते थे। कुछ देर बाद मार्कस अपने पिता से पूछता है कि क्या वो आज भी ब्यू की मौत के लिए रेगन को जिम्मेदार मानते हैं। ली साफ कहता है कि जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था और उसमें रेगन की कोई गलती नहीं थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेगन आज भी खुद को दोष देती है तो वो चिंता में पड़ जाता है। इसी बीच घर पर अकेली एवलिन को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। बच्चे के जन्म का समय आ चुका था। वो जल्दी जल्दी बेसमेंट की तरफ बढ़ती है, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर एक नुकीली कील पर पड़ जाता है। दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर भी वो किसी तरह खुद को शांत रखती है। लेकिन तभी उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाता है और इस खामोश दुनिया में इतनी सी आवाज भी मौत को बुलाने के लिए काफी थी। फोटो फ्रेम के टूटने की आवाज सुनकर एक मॉन्स्टर उनके घर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर एवलिन दर्द और डर दोनों से जूझ रही थी। वो जल्दी से बेसमेंट में छुप जाती है, जबकि मॉन्स्टर पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। उसी समय ली और मार्कस घर लौट रहे होते हैं। तभी दूर से उन्हें घर के बाहर लगी लाल इमरजेंसी लाइट दिखाई देती है। ये देखकर ली समझ जाता है कि घर पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। दूसरी तरफ बेसमेंट में छुपी एवलिन को एक टाइमर दिखाई देता है। वो समझदारी से उसे चालू करके दूर रख देती है। कुछ सेकंड बाद टाइमर बजने लगता है और आवाज सुनकर मॉन्स्टर उसी तरफ भाग जाता है। मौका मिलते ही एवलिन वहां से निकल जाती है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी क्योंकि बच्चे के जन्म का समय अब बहुत करीब आ चुका था। इधर ली भी सीधे घर की तरफ नहीं जाता। वो पहले मार्कस को एक फ्लेयर रॉकेट जलाने भेजता है ताकि उसकी आवाज सुनकर मॉन्स्टर का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। कुछ ही देर में आसमान में फ्लेयर फूटने लगते हैं और पूरा इलाका तेज आवाज से गूंज उठता है। उधर दर्द से जूझ रही एवलिन अब और ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाती और उसी दौरान वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। अच्छी बात ये थी कि उसकी आवाज फ्लेयर के शोर में दब गई थी। थोड़ी देर बाद ली घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, पास मौजूद मॉन्स्टर एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ली तुरंत बच्चे को लेकर बेसमेंट में जाता है और उसे पहले से तैयार किए गए साउंड प्रूफ बॉक्स में सुरक्षित रख देता है। दूसरी तरफ रेगन घर लौट रही होती है। तभी अचानक उसकी हियरिंग मशीन से तेज अजीब आवाज निकलने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन उसी समय उसके पीछे चल रहा एक मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है और वहां से भाग जाता है। हालांकि रेगन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। कुछ दूर आगे उसे मार्कस मिल जाता है, जो डरा हुआ झाड़ियों में छुपा बैठा था। वो रेगन को बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, अचानक दर्द से तड़प कर भाग गया। ये बात सुनकर रेगन भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उधर एवलिन को अपने बच्चों की चिंता होने लगती है, इसलिए ली उसे और बच्चे को बेसमेंट में सुरक्षित छोड़कर रेगन और मार्कस को ढूंढने निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि मॉन्स्टर घर को काफी नुकसान पहुंचा चुका था। एक पाइप टूटने की वजह से बेसमेंट में पानी भी भरने लगा था, लेकिन उस समय ली का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। दूसरी तरफ रेगन और मार्कस एक बड़ी अनाज वाली टंकी के ऊपर अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। उधर बेसमेंट में पानी की आवाज सुनकर एवलिन की आंख खुल जाती है। तभी उसकी नजर बच्चे के बॉक्स के पास बैठे एक मॉन्स्टर पर पड़ती है। डर के बावजूद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसका बच्चा अभी भी सुरक्षित था। इसी बीच टंकी के ऊपर इंतजार कर रहे मार्कस का पैर फिसल जाता है और वो अनाज के अंदर गिर जाता है। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही नीचे धंसता जाता है। रेगन तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़ती है और किसी तरह उसे बाहर निकाल लेती है, लेकिन इस दौरान हुई आवाज मॉन्स्टर तक पहुंच जाती है। कुछ ही पलों में वो टंकी तक पहुंच जाता है। रेगन और मार्कस को लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी रेगन की हियरिंग मशीन से फिर वही तेज फ्रीक्वेंसी निकलती है।
आवाज सुनते ही मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है और वहां से भाग जाता है। तभी ली भी वहां पहुंच जाता है और अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर अभी भी आसपास है। वो दोनों बच्चों को गाड़ी की तरफ भेज देता है। तभी अचानक मॉन्स्टर पीछे से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अपने पिता को घायल देखकर मार्कस घबरा जाता है और अनजाने में आवाज कर बैठता है। और अब मॉन्स्टर का ध्यान सीधे बच्चों की तरफ जा चुका था। गंभीर रूप से घायल ली समझ चुका था कि वो इस मॉन्स्टर से लड़कर अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। वही गाड़ी के अंदर बैठे रेगन और मार्कस डर से कांप रहे थे। मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी ली की नजर रेगन पर पड़ती है। वो इशारों में अपनी बेटी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसने कभी भी ब्यू की मौत के लिए उसे जिम्मेदार नहीं माना। ये देखकर रेगन की आंखें भर आती है, क्योंकि इतने समय से वो यही सोचती आ रही थी कि उसके पिता उससे नाराज है। अपने बच्चों को आखिरी बार देखने के बाद ली एक बड़ा फैसला लेता है। वो पूरी ताकत से चिल्ला उठता है। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर बच्चों को छोड़कर ली की तरफ मुड़ जाता है। अगले ही पल वो उस पर हमला कर देता है और अपने बच्चों को बचाते हुए ली अपनी जान गंवा देता है। अपने पिता को खोकर रेगन और मार्कस पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। वे तुरंत गाड़ी स्टार्ट करते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर एवलिन सीसीटीवी कैमरा में ये सब देख चुकी थी। अपने पति की मौत देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर बाद रेगन और मार्कस घर पहुंच जाते हैं। एवलिन दोनों को सुरक्षित देखकर गले लगा लेती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर से एक और आवाज सुनाई देती है। दरअसल गाड़ी की आवाज सुनकर वही मॉन्स्टर फिर से घर की तरफ आ रहा था। तीनों जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही रेगन की नजर अपने पिता के बनाए हुए सामान और उनकी रिसर्च पर पड़ती है। अब उसे एहसास होने लगता है कि उसके पिता आखिरी समय तक उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी मॉन्स्टर घर के अंदर घुस आता है। एवलिन उसके सामने बंदूक लेकर खड़ी हो जाती है। हालांकि वो जानती थी कि सिर्फ गोली चलाने से इस मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता। अब ऐसा लग रहा था कि पूरा परिवार एक बार फिर मौत के सामने खड़ा है। मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और एवलिन बंदूक लिए उसके सामने खड़ी थी। लेकिन तभी रेगन के कान की मशीन से एक बार फिर वही तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। इस बार रेगन एक जरूरी बात नोटिस करती है। जैसे ही उसके कान में दर्द शुरू होता है, उसी समय मॉन्स्टर भी बुरी तरह तड़पने लगता है। अब उसे समझ आने लगता है कि उसकी मशीन और इस मॉन्स्टर के बीच कोई संबंध जरूर है। वो तुरंत अपने पिता की रिसर्च देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के लिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज बेहद दर्दनाक होती है। अब रेगन को समझ आ जाता है कि अब तक हर बार मॉन्स्टर उसके पास आकर क्यों भाग जाता था। दूसरी तरफ मॉन्स्टर लगातार उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। समय बहुत कम था, इसलिए रेगन अपनी मशीन की आवाज और तेज कर देती है। अगले ही पल मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है। पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह कमजोर पड़ रहा है। तभी रेगन की नजर पास रखे एक माइक्रोफोन पर पड़ती है। वो जल्दी से अपनी मशीन को माइक्रोफोन के साथ जोड़ देती है। अब वो आवाज पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है। मॉन्स्टर दर्द से चीखने लगता है और उसके सिर पर बनी मजबूत परत खुलने लगती है। यही पहली बार उनका कमजोर हिस्सा दिखाई देता है। एवलिन भी ये सब देख रही थी। जैसे ही मॉन्स्टर का सिर पूरी तरह खुलता है, वो बिना देर किए बंदूक से सीधे उसके मुंह पर गोली चला देती है। गोली इस बार असर कर जाती है। अगले ही पल मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और वही मर जाता है। पहली बार इस परिवार ने एक मॉन्स्टर को मार गिराया था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज चुकी थी। सीसीटीवी स्क्रीन पर उन्हें दिखाई देता है कि आसपास मौजूद बाकी मॉन्स्टर्स भी तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि अब रेगन और एवलिन को पता चल चुका था कि इन मॉन्स्टर्स को कैसे हराया जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ ये परिवार एक बार फिर आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर अ क्वाइट प्लेस के पहले पार्ट की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इस परिवार का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, जिसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 की कहानी में। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।